हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी। तो हम लोग ऑलरेडी जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एंड फिनिश द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो लेट्स सी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और चूँकि हम जो भी साइंस के जो बच्चे हैं या जो इलेवंथ के और जो ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं वो एक बार एटलीस्ट हम लोग डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो आज हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ पे हम बच्चों देखते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि भाई जब हम एक एटम के बारे में उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जब पढ़ रहे थे तो विथ टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों। उन्होंने एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1897 में जो जे थॉमसन साहब थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया बच्चों, उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। फिर उसके बाद जब और फर्दर स्टडी आगे बढ़ते गई ना, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया किसको, डिस्कवर किया प्रोटॉन को। बट अभी तक यहाँ तक उस टाइम के जो लोग थे सेटिस्फाइड थे। क्लियर है ना। बट जब एटॉमिक मास का जब कॉन्सेप्ट आया या एक एलिमेंट के एक एटम का जब वेट का जब कॉन्सेप्ट आया तो उस समय एट दैट टाइम ये देखा गया कि भाई वहाँ पे ना मास को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। चूँकि जब एटॉमिक मास का जब कॉन्सेप्ट आया तो एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट बताया गया बच्चों कि एटॉमिक मास किसी भी एटम का जो उसमें जो प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो उसका जो मासेस होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मासेस के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। चूँकि एट दैट टाइम ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ था। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का जो मासेस होता है बच्चों वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग उसके मास को अपने कैलकुलेशन में या उसको हम मेजर नहीं करते हैं, उसको नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम में जो कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई एक एटम है, अगर हम उसका वेट लेना चाहते हैं या एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उसका जो इंडिविजुअल जो एक प्रोटॉन का जो मासेस होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू एटॉमिक मास का है। वहाँ तक तो सही था, 1919 और 1920 तक तो सही था। बट कन्फ्यूजन कहाँ हुआ कि जब साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन के अलावा, चूँकि हाइड्रोजन में बच्चों न्यूट्रॉन नहीं होता है तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जब उसके अलावा जब उसी एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को, उसी मास के कॉन्सेप्ट को जब आगे बढ़ाया गया तो वहाँ पे देखा गया कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि हीलियम एटम, ठीक है ना, तो हीलियम एटम का देखा गया कि भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, तो इसका मास कितना होगा, जो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उससे 2 टाइम्स होगा। बट इन एक्चुअल क्या पाया गया बच्चों, इन एक्चुअल ये पाया गया कि जो हीलियम एटम है उसका मास हाइड्रोजन एटम से 2 टाइम्स ना होकर कितना टाइम्स है बच्चों, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे डाउट क्रिएट किया गया। इसी तरह अदर एलिमेंट के एटम पे भी किया गया तो वहाँ पे भी देखा गया कि ये सेम सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो ये जो दिस टाइप ऑफ सिनारियो एंड दिस टाइप ऑफ डाउट्स एट दैट टाइम दे हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन and that confusion led to discovery of neutron. So let's see कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे सोचा और कैसे उसका डिस्कवर किया। क्लियर है ना। तो हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जो जे थॉमसन साहब थे उन्होंने 1897 में क्या किया बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर जब रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने कब डिस्कवर किया प्रोटॉन को बच्चों, 1919 में। क्लियर है। अभी तक तो एक जो एटम था
एक एटम का जब हम स्ट्रक्चर की जो बातें कर रहे थे तो एक एटम था, चूँकि रदरफोर्ड साहब ने 1909 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर चुके थे। जो हम जब फर्दर जब हम रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि 1909 में उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर कर चुके थे। कौन थे बच्चों? वो रदरफोर्ड साहब थे। क्लियर है ना? तो उन्होंने देखा, तो इसके अंतर्गत अभी तक जो डिस्कवरी चल रहा था ये अराउंड 1925 तक यहाँ पे यही देखा जा रहा था कि भाई एक जो एटम है, तो एटम में अभी तक दो ही चीज़ों का डिस्कवर हुआ था, एक था इलेक्ट्रॉन और एक था प्रोटॉन। चूँकि 1909 में जब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिस्कवर हो चुका था तो यहाँ से पता चला कि भाई प्रोटॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ है। जब ये हम डिफरेंट जब एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जस्ट अभी हम समझने के लिए बातें कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस समय जब ये जो कॉन्सेप्ट आया कि एक एटम का मास का, तो उसमें ये बोला गया कि भाई जो एटम का जो मास होगा वो क्या होगा बच्चों? वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर फॉर बच्चों अगर ये हम हाइड्रोजन की बातें करते हैं तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1 है, तो इसका मास कितना होगा? अगर एक प्रोटॉन का मास को मानते हैं 1 यूनिट, तो इसका कितना होगा बच्चों? 1 U। उसी प्रकार जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई जब हम अदर एटम ले रहे हैं तो उसका भी मास जितना प्रोटॉन, तो हीलियम में कितने, जो हीलियम का जो न्यूक्लियस है बच्चों उसमें कितने हैं प्रोटॉन? तो 2 है। तो यहाँ पे तो इसका मास होना चाहिए 2, बट एक्चुअली क्या मिला बच्चों? 4 यूनिट। तो यहीं से सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार अदर कोई भी एटम को देखा गया कि भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में वैलिड है, क्योंकि पता लगाया गया बाद में कि भाई ये हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो या तो आप उसके प्रोटॉन का मास को ले लो या फिर कम्प्लीटली एक एटम का मास ले लो, बोथ आर सेम। बट अदर जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके साथ ये सिनारियो नहीं हो रहा था। तो इसको बहुत हद तक यहीं पे जो अपने रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने एक जस्ट कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई यहाँ पे कुछ और मटेरियल है। जो ये न्यूक्लियस है, जो 1909 में उन्होंने जब न्यूक्लियस का डिस्कवर किया तो वहाँ पे उन्होंने देखा है कि भाई ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्टिकल है जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, उसके अलावा देयर इज समथिंग मोर। क्लियर है ना? बट एक्सपेरिमेंटली वो इसे प्रूफ नहीं कर पाए थे, इसलिए 1932 ईस्वी में एक हमारे और साइंटिस्ट थे। कौन थे बच्चों? जेम्स चैडविक। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्यों किया बच्चों? क्योंकि ये सारा जो कन्फ्यूजन था वो 1920-1925 तक होने वाला लगा था। तो उसको दूर करने के लिए, उस डाउट को दूर करने के लिए जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने प्रूव किया कि भाई जो वो न्यूक्लियस है, जो रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि भाई एक एटम है, एटम का सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, जिसमें एट दैट टाइम जो रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि वहाँ पे भाई पॉजिटिव पार्टिकल कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है ना? बट जेम्स चैडविक साहब ने जब ये मास का जब कॉन्सेप्ट जब हैरी करने लगा, यहाँ पे डाउट क्रिएट होने लगा कि भाई ये सिर्फ प्रोटॉन का मास से तो इतना मास होगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। क्लियर है ना? तो उस चीज़ को लेकर 1932 में जो एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 1932 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई यहाँ पे प्रोटॉन के अलावा भी कोई अदर पार्टिकल है, जिसे इन्होंने बाद में न्यूट्रॉन बोला। तब इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो लेट्स सी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके,
तो ये सारा बैकग्राउंड था जो आप समझ चुके हैं कि भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे पड़ी, और साइंटिस्ट लोग क्यों इसके बारे में सोचे। क्लियर है ना। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, जो अपने जेम्स चैडविक साहब थे 1932 में, उन्होंने क्या किया, जेम्स चैडविक, ईयर था बच्चों कब, 1932। क्लियर है। अभी इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई आज के टाइम में तो हम समझते हैं कि भाई एक जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना निगेटिव चार्ज होता है। बट उसका जो मासेस होता है वो कितना होता है बच्चों, उसका जो मासेस होता है वो जो प्रोटॉन का जो मास होता है उसके कंपेरेबल होता है, मतलब उसी के आसपास होता है। क्लियर है ना। तो ये आज के टाइम में जानते हैं, बट जो चैडविक साहब थे उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया वो हम देखते हैं। क्लियर है। लेट्स सी चैडविक साहब का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने दो एलिमेंट का जो मीन्स उन्होंने दो सब्सटेंस का या जो दो एलिमेंट का थीन शीट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वो क्या था बच्चों, वो था बेरिलियम एंड बोरॉन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देखो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में बच्चों, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव, ये सपोज यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, अब ये बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट, जो स्पॉन्टेनियसली जो इनविजिबल रेडिएशन का जो इमिट करे, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो इनविजिबल जो रेज होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, अल्फा रेज, गामा रेज और बीटा रेज के फॉर्म में होता है। अल्फा रेज क्या होते हैं बच्चों, अल्फा रेज हैविंग द पॉजिटिव पार्टिकल एंड गामा रेज हैविंग नो चार्ज पार्टिकल मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल, एंड जो बीटा रेज होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है हैविंग निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ओके। तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि यहाँ पे इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या क्या होते हैं बच्चों, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अभी तक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है बच्चों वो मोर देन 50 एलिमेंट आइसोटॉप्स हैं। बट जो मेनली क्या होता है बच्चों, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है यूरेनियम, रेडियम, क्लियर है, थोरियम, पोलोनियम एटसेट्रा। इस तरह से अभी तक 50 ऐसे आइसोटॉप्स है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। तो जो जेम्स चैडविक साहब थे उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उन्होंने जनरली जो लिया था वो क्या लिया था बच्चों, पोलोनियम लिया। क्लियर है। तो इन्होंने देखा कि भाई अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ से सपोज जो रेज जो निकल रहा है, ये जो रेज निकल रहा है यहाँ पे, रेज निकल रहा है यहाँ पे, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बेरिलियम का एक बहुत थिन शीट लिया, दैट इज बेरिलियम। क्लियर है। तो यहाँ से जैसे ही जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट हुआ बेरिलियम पे, तो यहाँ से एक पार्टिकल निकला। अब इसे हमें नहीं मालूम कि अब ये पार्टिकल क्या है। अब इसके आगे इन्होंने क्या लगा दिया बच्चों, इन्होंने एक चार्ज डिटेक्टर लगा दिया। क्लियर है। तो ये क्या करता है बच्चों, अगर ये निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज़ द चार्ज डिटेक्टर।
या कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे डिटेक्ट कर सकता है। तो इन्होंने देखा कि भाई जैसे ही यहाँ से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से जैसे ही अल्फा पार्टिकल जब इमिट हुआ और उसका बम्बार्डमेंट कहाँ पे हुआ बच्चों, ये बेरिलियम का जो थिन शीट है उस पर जैसे ही बम्बार्डमेंट हुआ तो वहाँ पे बम्बार्डमेंट होने के बाद वहाँ से एक ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जिसको चार्ज जो डिटेक्टर है, जिसका काम था कि अगर कोई पार्टिकल उसके पास आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो या इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो, उसे डिटेक्ट करना, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे इन्होंने इसे माना कि क्या है बच्चों, ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसे आज के टाइम में हम न्यूट्रॉन जानते हैं। उस टाइम में उन्होंने इस पार्टिकल को देखा है कि भाई यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए क्या बोला बच्चों इसको कि दिस इज हैविंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने इसे तो बोल दिया। अब ये तो हो गया कि भाई ये तो हमें यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन तो हो चुकी है कि भाई जो पार्टिकल निकल रहा है, जब अल्फ़ा पार्टिकल को जब बेरिलियम के थिन शीट पे जब हम बॉम्बार्डमेंट करा रहे हैं तो वहाँ से एक जो पार्टिकल निकल रहा है वो पार्टिकल क्या बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब बात रह गई इसके कि भाई इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कंपेरेबल कैसे है, कि अगर भाई ऐसे भी सोचो कि अगर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल है, अगर हम इसको फोर्स से, अगर इसको मैं इस करता हूँ, इसको अपने मैंने इस पर मैं फोर्स देता हूँ और अगर इसको मैं इससे कोलाइड कराता हूँ तो ये अपने पोजीशन पे इंडिपेंडेंटली दोनों है। अगर ये अपने पोजीशन से तभी हटेगा या तो इसका मास इससे बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, तभी ये यहाँ पे आएगा, इसको हटाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज करके जस्ट ट्रायल किया। क्लियर है ना। तो इसके लिए यहाँ से इन्होंने क्या किया बच्चों, ये जो था यहाँ से इन्होंने इसको हटा दिया, ये डिटेक्टर को। अब डिटेक्टर और जो बेरिलियम जो शीट था उसके बीच में इन्होंने क्या किया बच्चों कि जो प्रोटॉन रिच जो सब्सटेंस था उसको उन्होंने रखा। क्लियर है। तो प्रोटॉन रिच सब्सटेंस कौन होता है बच्चों, जो आज के टाइम में हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराफिन वैक्स। देखो दिस इज द पैराफिन वैक्स, बेसिकली दिस इज द हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे जो हाइड्रोजन इज द रिच कंपोजिशन ऑफ पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स इसका यूज हम लोग जनरली मोमबत्ती वगैरह जो बनता है उसमें यूज होता है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये माने प्रोटॉन रिच सब्सटेंस है। क्लियर है। तो सपोज यहाँ पे प्रोटॉन है, ये जो है प्रोटॉन है। क्लियर है, ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। और इसी डिटेक्टर को इन्होंने कहाँ लगा दिया बच्चों, इस डिटेक्टर को इन्होंने यहाँ लगा दिया, जो चार्ज डिटेक्टर था। क्लियर है। तो चार्ज डिटेक्टर को जो अपने जो चैडविक साहब थे उन्होंने कहाँ लगा दिया, पैराफिन वैक्स के बाद इन्होंने लगा दिया। क्लियर है। अब यहाँ से जब इन्होंने देखा कि भाई ये जो पार्टिकल जो यहाँ आ रहा था, ये जो पार्टिकल, या चलो मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, या यहाँ से जो ये जो पार्टिकल जो निकल रहे थे यहाँ से, अब यहाँ से जैसे इससे कोलाइड किया तो इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही रिप्लेस किया तो ये जो पार्टिकल निकल रहा है बच्चों, ये जो पार्टिकल निकल रहा है यहाँ से, ये जो पार्टिकल निकल रहा है, इसको चार्ज डिटेक्टर ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया। बोला कि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। मीन्स व्हाट, मीन्स ये बोला जा रहा है कि जो जब अल्फ़ा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट हुआ किस पे, बेरिलियम थिन शीट पे, तो वहाँ से जो एक पार्टिकल निकला उसको जब हम चार्ज डिटेक्टर में हम लोगों ने डिटेक्ट किया तो वहाँ पे कोई चार्ज डिटेक्ट नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या था कि वो
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। बट जैसे ही हम लोगों ने प्रोटॉन रिच सब्सटेंस को जब उसके बीच में डिटेक्टर और जो बेरिलियम का जो दोनों के बीच में जैसे ही मैंने उसको एक प्रोटॉन रिच सब्सटेंस को रखा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो बेरिलियम सीट से जो एक जो पार्टिकल निकल रहा था, वो जो स्ट्राइक किया या जो कोलाइड किया किससे बच्चों, जो प्रोटॉन रिच जो सब्सटेंस था, तो वहाँ से जब कोलाइड किया तो वहाँ से भी एक पार्टिकल निकला। और वो पार्टिकल को किसने, जो चार्ज डिटेक्टर जो यहाँ पे रीड नहीं कर रहा था, उसको यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया। तो इससे एक कंक्लूजन निकला गया कि भाई ये जो पार्टिकल है यहाँ तो न्यूट्रल है, बट यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जो पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। चूँकि ये चार्ज डिटेक्टर में रीड होता है, इस पे इन्होंने कंक्लूड किया कि भाई यहाँ से ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को रिप्लेस कर रहा है या इसके अपने पोजीशन से इसको, मतलब जब बम्बार्डमेंट हो रहा है अपने उसके पोजीशन से हटा रहा है और उस पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहा है। तो इससे तो पता चला कि भाई ये जो पार्टिकल है, ये जो प्रोटॉन रिच जो सब्सटेंस था, उसमें से प्रोटॉन को रिप्लेस कर रहा है। तो जो प्रोटॉन को जो रिप्लेस कर रहा है, मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ये पार्टिकल इसको अगर अपने पोजीशन से रिप्लेस कर रहा है, तो मतलब या तो इसका मास इस पार्टिकल से ज़्यादा होगा या एटलीस्ट उसके बराबर होगा, तभी वो रिप्लेस कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो इसका जो मास का, इस पार्टिकल का जो मास का जो ऑब्जर्वेशन किया गया, वो किसके मास के बराबर किया गया है, सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसी पार्टिकल को जो जेम्स चैडविक साहब थे, उन्होंने 1932 में क्या बोला बच्चों, न्यूट्रॉन, जिसे आज हम पढ़ते हैं। क्लियर है। तो अब देखो बच्चों, तो इसी को मास ऑफ एक्स, उस समय तक एक्स था, जब ये कैलकुलेट हुआ, जब उन्होंने नाम दे दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अभी तो आपको समझ में हो गया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। तो अब यहाँ पे इसको मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों, वो कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। समटाइम्स किसी बुक में यहाँ 4 भी हो सकता है, तो चूँकि ये 10⁻27 का है तो दोनों हो सकता है, 5 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से स्लाइटली लार्जर है। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ। क्लियर है। तो यहाँ पे जाकर सोचो 1932 ईस्वी में जाकर हम एक जो एटम के बारे में जो पढ़ते हैं कि भाई एक एटम है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, और यहाँ पे जो है तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। क्लियर है। 1932 ईस्वी में जाकर ये सारा चीज़ें क्लियर हुआ जो आज भी हम पढ़ते हैं। और बाकी उसके बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत तरह के पाए गए, तो जिसमें से फिर मेनली जो है एक एटम के अंदर यही सब एटॉमिक मेनली जो पार्टिकल हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक है जो एक एटम के लिए, बाकी जो जैसे न्यूट्रॉन किससे मिलके बना, प्रोटॉन किससे मिला, दिस ऑल आर द सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो एक एटम के जो उसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल था, तो उसका हम यहाँ पे तीनों पार्टिकल का हम ऑलरेडी जो डिस्कवरी कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे
एटॉमिक मॉडल, अब हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिया, और कौन सा जो एटॉमिक मॉडल है जो आज भी वैलिड है और जिसको आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आया होगा। चलो आप अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।